चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो मॉनसून सत्र को लेकर क्या विपक्ष टकराव करने की तैयारी कर रहा है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बयान आए हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है 8 विधेयकों को, ये बड़े विधेयक हैं जिसको कि केंद्र सरकार पेश करने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, उसकी तरफ से जोरदार हंगामे के आसार हैं और संसद का मानसून सत्र अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ने गतिरोध के संकेत देने शुरू भी कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर अचानक बिल पेश करने का आरोप लगा दिया और यह भी कहा कि दुर्भाग्य से पिछले 11 वर्षों में विधेयक अचानक पेश किए गए हैं। लेकिन कुछ और मुद्दे हैं जिसको जरूर विपक्ष हो सकता है कि उठाए और जरूर उठाएगा। एयर इंडिया विमान हादसा जो अहमदाबाद का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देते रहते हैं सीज फायर कि हमने कराया, कोई मानता नहीं, लेकिन विपक्ष तो उठाएगा उसको। विपक्ष की तैयारी इस पर है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाए। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष से सार्थक चर्चा का आह्वान किया है कि संसद का सत्र है, आप आइए और इसको रचनात्मक बनाइए। प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने ये भी विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष तो बेवजह हंगामा करता रहता है जबकि मिल करके सकारात्मक काम करना चाहिए। लेकिन सरकार इन सब के बीच एक्शन प्लान तैयार कर रही है। कुछ जो बड़ी बातें हैं, मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन, उसकी अवधि बढ़ाना है तो उसके लिए दोनों सदनों की मंजूरी लेगी सरकार। साथ ही एक और बड़ी घटना जिसकी काफी संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल संभावना ही कही है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके यहां जले हुए नोट मिलने की खबर आई थी, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है इसी सत्र में। तो जिस बयान को लेकर के विपक्ष के टकराहट के संदेश मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इंडी गठबंधन एकजुट होकर संसद में मुद्दों को उठाएगा। जरा उनकी बातों को सुनिए। पहलगाम का मुद्दा, सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो वोटबंदी है उस पर है। तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलेंगी। उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों के अध्यक्ष, उनकी एक बैठक होगी, इस पर बातचीत होगा। तो भाजपा के नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जवाब देते हुए कहा कि संसद सत्र तो सार्थक चर्चा के लिए होता है और विपक्ष को यह करना चाहिए। देखिए, संसद का जो सत्र होता है और संसद का सदन भी चर्चा के लिए होता है, लेकिन वो चर्चा सार्थक होनी चाहिए। पिछला हमारा जो अनुभव है वो अनुभव कोई ठीक नहीं है। विपक्षी दल किसी न किसी गैर जरूरी मुद्दे को लेकर के संसद में हंगामा करते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। लेकिन यदि वो कोई किसी भी विषय पर चर्चा करें तो सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। सरकार की तरफ से हर विषय पर जो विषय स्पीकर महोदय द्वारा स्वीकृत होगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं, बयानों से ये पता चल रहा है कि तैयारी चल रही है कि संसद के मॉनसून सत्र में क्या हो सकता है, उसका एक संकेत मिल रहा है, उसकी आहट सुनाई पड़ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बहुत मजबूती से बात रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपका भी। और अनंत विजय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से शुरुआत कर लेता हूँ। अनंत विजय सर, क्या लग रहा है मॉनसून सत्र में? क्योंकि पिछले सत्र में तो हमने देखा था बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस बार कुछ पीछे के मुद्दे भी घसीटे जाएंगे क्या? जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, संसद से वो पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद सड़क पर भी आ गया वो मुद्दा। तो क्या फिर से एक बार संसद में इसको ले जाया जाएगा? पीछे के मुद्दों को भी इस बार फिर से घसीटा जाएगा क्या मॉनसून सत्र में सर? लालचंद जी, उन तमाम मुद्दों को संसद में विपक्ष उठाएगा जिसमें हंगामे के सूत्र और संभावनाएं हैं जी। मुझे लगता है वक्फ से लेकर
जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने अभी संकेत किया है कि वो इलेक्टोरल रोल का मुद्दा और उठाएगी, सिंदूर पर सरकार को घेरने का प्रयास होगा, वो सारे रिटॉरिक फिर से सुनाई देंगे हमें जो सिंदूर के बाद कांग्रेस के नेता करते रहे। वो सारे रिटॉरिक हमें फिर से सुनाई देंगे, जिस पर ट्रंप ने 14 या 15 बार कह दिया कि उन्होंने मध्यस्थता कराएगी, सरकार से मांग होगी, ये सारी चीजें होंगी और सरकार अपने पूर्ववत स्टैंड पर लगी रहेगी कि हमने सारी चीजों की सफाई समय रहते दे दी थी। लिहाजा मुझे लगता है कि एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तानातानी देखने को मिलेगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विपक्ष बढ़ता हुआ भी नजर आता है। आपको याद दिलाऊं, पिछले संसद के पिछले सत्र में जब कांग्रेस पार्टी अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में और INDIA गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है, वो अपने संसद के उस अंदर ही थी और उसने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इस कारण से, और जो जयराम रमेश जी ने एक बयान में और संकेत दिया है कि इस बार INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बैठकर रणनीति बनाई जाएगी। देखते हैं, INDIA गठबंधन तो अभी 10-10 किलोमीटर पर उनका स्टैंड अलग है, हरियाणा में अलग हो जाता है, दिल्ली में अलग हो जाता है, पंजाब में अलग हो जाता है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में अलग हो जाता है, लोकसभा चुनाव में अलग होता है, राज्यसभा चुनाव में अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है और स्थानीय निकाय में अलग होता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा, मतलब बड़ा ही चूचू का मुरब्बा टाइप गठबंधन है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि गठबंधन कब ठीक हो जाता है, कब किसी समय राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल जी को गले लगते हैं और अगले ही पर विधानसभा में एक दूसरे पर भ्रष्ट और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो इस विरोधाभास का ये गठबंधन है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। अच्छी बात है, सरकार को की आलोचना होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, संसद का मंच इसी, लेकिन शून्यकाल में हंगामा करना और हंगामे की बिना पर संसद के सत्र को स्थगित करवा ले जाना, शायद विपक्ष इसको अपनी सफलता मानता हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए यह घातक है। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए यह घातक है। और दुष्यंत नागर जी, क्या एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए घातक इन सारी चीजों की तैयारी चल रही है क्या? और जैसा मैंने आनंद सर से पूछा था कि भाई संसद से कोई कानून, नमस्कार, संसद से कोई कानून पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट में है, सड़क पर भी उस पर कुछ कर लिया, अब दोबारा फिर संसद में कहीं उसको लेकर के तैयारी तो नहीं चल रही है विपक्ष की? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं दुष्यंत नागर जी? सर, मैं राजनीतिक विश्लेषक के साथ में इंडिया अलायंस का समर्थक भी हूँ जी। अच्छा, ठीक है, पहले तो आप बधाई ले लीजिए, बधाई ले लीजिए पूरी तरह से जी। धन्यवाद। और मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा कि अनंत विजय जी ने जो इंडिया अलायंस के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कौन सा? अगर इंडिया अलायंस किसी विषय पे अलग अलग खड़े हों, तो ये लोकतंत्र है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको सरवाइव करना है, तो वो हर राज्य को तो कांग्रेस के लिए छोड़ नहीं देंगे। तो अगर कुछ राज्यों में समाजवादी पार्टी या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, तो ये देखिए, ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हम उसको चूचू का मुरब्बा कहें या कुछ कहें, मैं समझता हूं विपक्ष के इस अलायंस को अनंत विजय जी जैसे जो एक इतना अनुभवी पत्रकार हैं, उन्होंने देखा है इतना सब कुछ भारत की राजनीति में घटनाक्रम को, उन्हें तो इसको समर्थन करना चाहिए। रही आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं संसद के शस्त्र को लेकर, देखिए भारत में जो हमारी सरकार है उसके रक्षा मंत्रालय का स्टैंड क्या है? रक्षा मंत्रालय कह रहा है, हमारे जर्नल्स कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, चाइना, ये सब मिलके एक भारत के खिलाफ एक संगठित होकर लड़ रहे हैं। ये एक अलायंस बन गया है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वही हम कल देख रहे हैं, जिसको मीडिया बता रही थी कि तख्ता पलट हो गया शी जिनपिंग साहब का, उनके साथ में हमारे विदेश मंत्री जी वहां पे हाथ मिला रहे हैं। तो उसमें सरकार का क्या लेना देना? कहां खड़ी है? बिल्कुल सरकार कैसे नहीं है, विदेश मंत्री भी सरकार के। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये खबर मीडिया में आ रही थी कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया, तो उसमें भारत सरकार का क्या लेना देना है?
मैं तो कह ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है। कि भारत सरकार ने, मीडिया ने दिखाई है, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। उसी शी जिनपिंग के साथ में जिसकी पूरी सरकार, पूरी सेना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जैसा कि हमारे आर्मी के जनरल्स ने बताया है कि रियल टाइम डाटा पाकिस्तान को, हमारे शत्रु मुल्क को प्रोवाइड करा रहे थे, सैन्य साजो सामान प्रोवाइड करा रहे थे। समझ गया आपकी बात, से चले जाते हैं। समझ गया आपकी बात। मैं ये कह रहा था सर ये कह रहा था कि ये वाले इस मुद्दे पर डिस्कशन करने से पहले हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि एस जयशंकर ने कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुनाया है और किस तरह से वहां चीन के अंदर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और किस तरह से साफ तौर पर कहा है कि आगे भी मारेंगे ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर की तरह जैसे अभी मारे हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बहुत छोटा कर दिया क्या अच्छा आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जोड़ लीजिए, बिल्कुल समय है मेरे पास। मैं जोड़ना ये चाह रहा हूं कि बिहार में जिस तरह से चुनावी जो सिस्टम को बाधित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छा ये मुद्दा भी उठेगा, ठीक है, समझ गया। रूप से मैं उल्लेखित करना चाहता हूं इनकी महिला मोर्चा की एक नेत्री जो हम बीएलओ का काम कर रही है, क्या ये मुद्दा संसद में नहीं उठाया जाना चाहिए? उठाइए ना, बिल्कुल, संसद तो है ही उसके लिए, बिल्कुल संसद उसके लिए है सर। कार्य है वो सारा भारतीय जनता पार्टी को दे देना उचित है, बिल्कुल उठाया जाना चाहिए, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा उस बात पर कर रहा था, सही ठहराया जा सकता है क्या दुष्यंत नागर सर, मैं उस पर कर रहा था कि जो चीज संसद से गुजर के आ गई, सुप्रीम कोर्ट में उस पर विचार चल रहा है, सड़क पर बात हो गई, क्या उसको भी वापस संसद ले जाएंगे क्या? कहना चाहता हूं कि मैं वक्फ संशोधन एक्ट की बात कर रहा हूं सर। मैं आप वक्फ की बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें कहना चाहता हूं कि जो मुसलमानों की सामुदायिक और धार्मिक संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो कर तो रही है। आप कैसे वहां पे दूसरे लोगों को, आप दूसरे उसको जिनका हित प्रभावित करने के लिए लोगों को असीमित अधिकार कैसे दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कर तो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है कि कितना अधिकार दिया जा सकता है। बिल्कुल है, आशा है हमें जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसको अभी फिलहाल सड़क पर ले जाने और फिर दोबारा संसद में ले जाने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं लौटता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, संसद में जो मॉनसून सत्र होना है, जाहिर सी बात है सरकार तो अपनी तैयारी करेगी, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो अभी दुष्यंत नागर जी गिना रहे थे उसमें आपने देखा कि उन तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। इन मुद्दों को लेकर सरकार की क्या तैयारी रहेगी और सरकार किस तरह से विपक्ष का सामना करेगी? क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसमें विपक्ष आपको एकजुट नजर आए और कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो अनंत सर कह रहे थे कि उसमें विपक्ष बटा हुआ भी नजर आ सकता है आपको। लालचंद जी, संसद में विपक्ष अपना काम करेगी, पक्ष अपना काम करेगा। विपक्ष जिस तरह से प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हुए चलेगा तो संसद का सत्र 1 महीने का इसीलिए है कि विपक्ष को जो बातें रखती हैं, जिस चीजों को जनता के सामने लाना चाहता है, जहां पे उसे लगता है कि सरकार उनके हिसाब से गलत रह रही है, तो उन सारे मुद्दों को रखे। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है, पार्टी यही चाहती है कि जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए जो भी काम किया जाएगा, सरकार हर मुद्दे के लिए तैयार है, हर मुद्दे के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। अरे पक्ष विपक्ष कोई लड़ाई का मैदान थोड़ी ना है, वो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, दोनों बातें मिल करके संसद के पटल पे जो आएगा वो कानून के फॉर्म पे पूरी हिंदुस्तान में चलेगा। इसमें मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता, बशर्ते कि मनसा ठीक होनी चाहिए। अगर मनसा ये है कि संसद को नहीं चलने देना, मनसा ये है कि राजनीति का अखाड़ा बना देना और प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए लोकसभा के स्पीकर महोदय का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए अगर कुछ होगा तो उसके हिसाब से लोकसभा स्पीकर जो उचित समझेंगे वो कार्रवाई भी करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है, पार्टी को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है देश के लिए, और मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए, बिना राजनीति किए हुए देश की जनता के बारे में बात करें, और जो कुछ उनको लगता है, कहीं कुछ कम बेसी लगता है उनको, तो उसको अपनी बात रखें और सदन में जो चीज पास होगी वही कानून बनेगा। इसमें मतलब मुझे कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कि विपक्ष हमारे जैसा सोच रहा है, विपक्ष देश के
लिए सोच रहा है, विपक्ष राष्ट्र के लिए सोच रहा है, विपक्ष उसमें राजनीति के बारे में नहीं सोच रहा है। ये तो विपक्ष को डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है। जैसा विपक्ष करेगा उस हिसाब से पक्ष अपना काम करेगा, और उसमें पक्ष क्या करेगा, लोकसभा स्पीकर अपना काम करेंगे, जो उन्हें उचित रहेगा वो कार्रवाई करेंगे। आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं दुष्यंत जी। आप दिखा रहे हैं कौशल कांत जी, आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मैं आपको संवेदनशील भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो विभिन्न विषयों को लेकर आम जनता के प्रति संवेदनशील हैं। चलिए, आपने तारीफ कर दी, वो खुश हो गए, आगे बढ़िए। आपकी सरकार ने 40% जो कृषि पे अमेरिकन कंपनियों के लिए जो टैरिफ था उसको घटाने सरकार जा रही है, 5% करने जा रही है। आप बताइए कि भारत का किसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा? क्या आप इसकी आलोचना करेंगे इस मंच से सरकार के इस कदम की? ये कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं बोल लेता हूं ना, आपने क्योंकि हमें पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर सरकार इस पर कोई औपचारिक फैसला लेती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके लिए संसदीय स्थायी समिति भी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वो उसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल होते हैं, सांसद शामिल होते हैं। वो इस तरह का कोई अगर फैसला पास करती है तो जाहिर सी बात है राष्ट्र हित में पास करेगी। आप अच्छी तरह समझते हैं दुष्यंत नागर जी। मैं लौटता हूं आपके पास। भारत का किसान कहां जाएगा? मैं लौटता हूं आपके पास। भारत का किसान दिनों दिन मजबूत हो रहा है, होता रहेगा। अनंत विजय सर क्या लग रहा है विपक्ष के रुख से? अनंत विजय सर, लगता है एकदम बिल्कुल काफी एक लंबी सी लिस्ट लेकर विपक्ष आने वाला है। अनम्यूट कीजिएगा सर। लालचंद जी, दुष्यंत नागर जी बड़े पढ़े लिखे और संजीदा व्यक्ति हैं, लिहाजा पढ़े लिखे होने का एक फायदा भी उठाते हैं, उसका लाभ भी बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं और चीजों को इस परिप्रेक्ष्य में रख देते हैं कि लगता है वो सच है। जैसे अभी भारत के किसानों की इन्होंने चिंता जताई, किसानों की चिंता सबको है, मुझे लगता है सरकार को भी है, तभी सरकार ने उन 3 कानून को किसानों के प्रदर्शन के बाद वापस लिया था और स्वयं प्रधानमंत्री ने आके किसानों का कानून न सिर्फ वापस लिया बल्कि उनसे क्षमा याचना भी जी। तो किसान को लेकर इस सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन दुष्यंत नागर जी ने ऐसा ट्विस्ट दिया जैसे ये उस जो निगोशिएटिंग कमिटी है उसके सदस्य हों कि 40% था, 5% किया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने देखिए उन्होंने कितने बिल्कुल भरोसे के साथ कहा, जबकि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। दूसरे राउंड का निगोशिएशन चल रहा है, निगोशिएशन तो समाप्त होने दीजिए। मैं वही कह रहा था। देश और दुनिया के प्रख्यात पत्रकार हैं, उन्होंने इस पे ट्वीट किए हैं सर, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक है सर। उस प्रख्यात पत्रकार से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वो निगोशिएटिंग टीम के सदस्य हैं, क्या ये अभी फाइनल हो गया है? मुझे लगता है कि दुष्यंत जी, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक को अंतिम निर्णय आने तक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि देश आपकी बात सुनता है, किसान आपकी बात सुनता है। अगर आप इस तरह की भ्रामक बातें करेंगे कि बीच में ही कह देंगे कि किसान कहां जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, क्या करेगा, तो इससे एक भ्रम की स्थिति बनती है। आप आने दीजिए, अगर किसानों के अहित होने की बात होगी तो हम सब लोग आपके साथ सुर में सुर मिलाकर इस सरकार से प्रश्न पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अंतिम निर्णय हो तो जाए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर तो कम से कम हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी बता ही सकते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, जो किसानों का मुद्दा है, किसानों को लेकर जो बात कह रहे हैं दुष्यंत नागर जी, सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी है? क्या है उसके पीछे, बताइए। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। कमेटी में कुछ चर्चा होगी, जब चर्चा होकर के वो फाइनलाइज करके सदन के पटल पर रखी जाएगी तभी सबको पता चलेगा। मैं इसमें पार्टी का तो सदन का पार्ट है ना, तो सदन में जो चर्चा होगी, जो लोग मिल करके डिसाइड करेंगे वो करेंगे। पर ये इस तरह के सब्जेक्ट को अचानक ले आना जिसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो, जैसे कि अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि बिहार इलेक्शन में वो जो वोटर लिस्ट का मुद्दा, भाई समझ में नहीं आ रहा। जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था तो यही कांग्रेस और यही इंडी गठबंधन वाले थे जो ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहां से इतने लोग आ गए, कहां से वोटर इतने बढ़ गए अचानक, यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। वोटर लिस्ट के लिए सवाल उठा। अब वहां पर चुनाव आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया वो ऑटोनोमस बॉडी है और वो कर सकती है, संवैधानिक तौर पे वो रोक नहीं सकते, ठीक। अगर वो उसको क्रॉस चेक कर रही है, फिर इसमें मुद्दा कहां से बचता है? किस बात का डर है? अगर ये भी मानते हैं कि घुसपैठियों को वोट नहीं देने का अधिकार है,
ये भी मानते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या इनफिल्ट्रेट जो आते हैं, जो गैर कानूनी ढंग से आकर के उन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके अगर वोटर आईडी कार्ड बना लिया तो उसके वोट बैंक की मुझे तो चाह नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी देश के बड़े बड़े दल को चाह है। फिर अगर उनको बाईपास किया जा रहा, उनको निकाला जा रहा, तो इसमें उनको क्यों ऐसा लगता है कि वो सारे लोग उन्हीं को वोट देते हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस को, एनडीए गठबंधन को सारे घुसपैठिए वोट देते हैं? और समय की कमी है, मुझे तो ऐसा नहीं समय लगता। की कमी है, समय की कमी है। जाहिर सी बात है ये सारे मुद्दे मॉनसून सत्र में आने वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, दुष्यंत नागर जी और अनंत विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त में आज एक अच्छी खबर